हेलो दोस्तों, एजू एटम्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जय प्रक्रम का एक और टॉपिक लेकर आपके साथ हैं। आज का हमारा टॉपिक है श्वसन। तो श्वसन में दो प्रक्रियाएं होती हैं। पहला है गैस विनिमय और दूसरा है ग्लूकोज का विखंडन। तो गैस विनिमय में क्या होगा? गैस विनिमय में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होगा, ठीक है। और दूसरा जो है ग्लूकोज का विखंडन। इसमें ग्लूकोज को विखंडित किया जाएगा और उसके बाद में क्या होगा? ऊर्जा प्राप्त की जाएगी, ठीक है। ग्लूकोज का विखंडन क्या है? दो तरह से हो सकता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दूसरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है। तो अगर ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो हम उसको बोलेंगे वायवीय श्वसन, और अगर अनुपस्थिति में होता है तो हम उस श्वसन को बोलेंगे अवायवीय श्वसन, ठीक है। तो ग्लूकोज का विखंडन दो तरह से हो सकता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। इसी आधार पे श्वसन जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन, ठीक है। अब देखते हैं कि ग्लूकोज का विखंडन होता किस तरह से है, कौन सी विक्रिया इसके अंदर होगी और किस तरह से ग्लूकोज का विखंडन होगा। तो ग्लूकोज जो है एक 6 कार्बन वाला अणु होता है, ठीक है। जैसा कि बताया था, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। तो इसके अंदर जो कार्बन है वो 6 है, ठीक है। 6 कार्बन वाला एक ग्लूकोज अणु होता है। ग्लूकोज जो है वो कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होगा? पाइरूवेट के अंदर बदलेगा। सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो कोशिका द्रव्य के अंदर, पाइरूवेट के अंदर बदल जाएगा। पाइरूवेट एक 3 कार्बन वाला अणु होता है, ठीक है। 3 कार्बन वाला अणु होता है C3H3O3, ठीक है। और इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है। तो ग्लूकोज पाइरूवेट में बदलेगा। ये प्रक्रिया हर जगह ही होगी, ठीक है। चाहे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, चाहे ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, ऑक्सीजन हो या ना हो, इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। पाइरूवेट हमेशा बनेगा ही बनेगा ग्लूकोज से, ठीक है। तो ग्लूकोज से पाइरूवेट बनने के बाद में जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति से इसके अंदर अंतर आएगा, ठीक है। अगर ऑक्सीजन उपस्थित है, ठीक है, जैसा कि हमारे अंदर पौधों के अंदर होता है, अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है तो उससे CO2 और जल बन जाएगा, ठीक है। CO2 और जल बन गया, साथ में एक बड़ी मात्रा के अंदर क्या है? ऊर्जा भी मुक्त होती है, ठीक है। अगर कोशिका पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जितनी जरूरत है उतनी कोशिका ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होगा? पाइरूवेट से लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक है। लैक्टिक अम्ल बनेगा। इस बार यहाँ पे जल और CO2 ना बन के लैक्टिक अम्ल बनता है और लैक्टिक अम्ल के साथ में ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। जैसा कि हमारी मांसपेशियों के अंदर इस तरह का ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो इसमें होता क्या है? अगर हम जब कभी भी हम अपनी क्षमता से ज्यादा कोई काम कर लेते हैं, मान लो हम अपनी जितनी हमारी क्षमता है उससे ज्यादा हमने कोई एक्सरसाइज कर ली, हम उससे ज्यादा खेल लिए या दौड़ लिए या कुछ भी ऐसा कोई काम जितनी हमारी क्षमता नहीं है उससे ज्यादा अगर करते हैं तो हमारी मांसपेशियों के अंदर क्या होगा? मांसपेशियों के अंदर ऑक्सीजन उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी और वहां पे मांसपेशियों के अंदर क्या होगा? वो अवायवीय श्वसन हो जाएगा। और अवायवीय श्वसन होने से क्या होगा? वहां पे लैक्टिक अम्ल बन जाएगा और उससे क्या होगा? उसके बाद में ऊर्जा मुक्त होगी। लैक्टिक अम्ल बनने के कारण ही क्या होता है? हमारी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी हम जब बहुत दिनों बाद खेलते हैं या कभी कभी बहुत ज्यादा खेल लेते हैं तो हमारी मांसपेशियां, हमारे हाथ पैर क्या है? दर्द करने लग जाते हैं। वो इसी कारण से होता है, क्योंकि वहां पे लैक्टिक अम्ल बन जाता है, ठीक है। अब जो तीसरा और लास्ट जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होती तो क्या होता है? पाइरूवेट से एथेनॉल बनता है। ये C2H5OH जो है वो एथेनॉल है। एथेनॉल बनता है। एथेनॉल के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और साथ में ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। तो ये यीस्ट में और जीवाणुओं में और कुछ सूक्ष्म जीवों के अंदर होता है। इसी को हम अवायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है।
तो ये तीन तरह से जो पाइरुवेट ग्लूकोज जो है विखंडित हो सकता है। अब जल्दी से जो है विखंडित हो सकता है। अब जल्दी से एक बार अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन के अंदर अंतर देख लेते हैं। तो वायवीय श्वसन में क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, ऑक्सीजन उपस्थित होगी तभी उसको हम क्या है वायवीय श्वसन कहेंगे। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, ऑक्सीजन वहां पे मौजूद नहीं है, बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है, तो उसको हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय श्वसन क्या है, पाइरुवेट बनने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्या है पाइरुवेट आगे कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होगा, ठीक है। लेकिन अवायवीय श्वसन पूर्णतः क्या है कोशिका द्रव्य के अंदर होता है, ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल नहीं होता। तीसरा है जो वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद है वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। लेकिन अवायवीय श्वसन के अंदर क्या है, या तो अल्कोहल बनती है या लैक्टिक एसिड बनती है। जो एथेनॉल मैंने बताया था अभी वो अल्कोहल ही है, एथेनॉल जो है वो एक अल्कोहल है। तो या तो एथेनॉल या अल्कोहल बनेगी या लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। आगे है जो वायवीय श्वसन में ऊर्जा बड़ी मात्रा में मुक्त होती है, अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक है, काफी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अवायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन की तुलना में बहुत कम मात्रा में क्या है ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन के जो कुछ उदाहरण है, जैसे नॉर्मल जो पौधों के अंदर और जंतुओं के अंदर जो श्वसन होता है वो सारा क्या है वायवीय श्वसन है, क्योंकि पौधे और जंतु जो है ऑक्सीजन लेते हैं सांस के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तो ये क्या है इसमें वायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन अभी बताया कि मांसपेशियों में हो सकता है, अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की वहां पे उपस्थिति ना हो तो मांसपेशियों के अंदर अवायवीय श्वसन हो जाता है। दूसरा जीवाणुओं में हो सकता है, यीस्ट में हो सकता है और कुछ सूक्ष्म जीवों और में भी अवायवीय श्वसन हो सकता है, ठीक है। तो ये वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के अंदर अंतर थे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पादपों में श्वसन और गैस विनिमय। तो पहले बात करते हैं पादपों के अंदर गैस विनिमय कैसे होगा। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि पादपों के अंदर क्या होगा, पादपों के अंदर जैसे पत्ती जो होती है, पत्ती के अंदर क्या होंगे बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पत्ती में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं रंध्र कहते हैं। रंध्रों के द्वारा ही क्या है गैस का विनिमय होता है, गैस का आदान प्रदान होता है। CO2 बाहर अंदर ली जाती है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ा जाता है जब प्रकाश संश्लेषण के वक्त, ठीक है। तो इस रंध्रों के द्वारा ही दिन में रंध्र खुलते हैं, रात को रंध्र बंद हो जाते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल पौधों में मरुद्भिद में थोड़ा सा इससे उल्टा होता है। रंध्रों के द्वारा क्या गैस का विनिमय होता है। अब थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं कि ये रंध्रों के द्वारा गैस का विनिमय होगा कैसे, एक एक कोशिका तक जो गैसें हैं वो कैसे पहुंचेंगी। इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से समझना, अगर थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे तो बिल्कुल ही ये समझ में नहीं आएगा और पूरा का पूरा टॉपिक ही हमारा क्या है खराब हो जाएगा। तो एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो मैं बताता हूँ अभी। तो देखो यहाँ पे जो आपको एक चित्र दिख रहा है, ये मान लो एक पत्ती को जैसे काटा हुआ है, तिरछी पत्ती, जैसे पत्ती को यहाँ से काट के और इस तरह से यहाँ पे इस तरह से देखा हुआ, इसकी जो अनुप्रस्थ काट काटी हुई है इस तरह से, ठीक है। तो ये पत्ती की ऊपरी सतह है जो ये हमें दिख रही है, और ये क्या है जो आपको ये दिख रहे हैं, ये है रंध्र, ठीक है। तो होगा क्या, पहले बात करते हैं दिन के समय कैसे क्या होता है। दिन के समय रंध्र खुलेंगे, दिन के समय रंध्र खुलते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर CO2 अंदर चली जाती है, ठीक है। ये CO2 को क्या करता है अंदर खींच लेता है और CO2 क्या होगी यहाँ पे आ जाएगी। अब CO2 यहाँ पे आ जाएगी तो यहाँ पे CO2 की क्या होगी सांद्रता अधिक हो जाएगी, तो विसरण के द्वारा क्या होगी ये CO2 आगे की तरफ खिसक जाएगी। तो ये जो बीच में आपको खाली जगह दिख रही है ना, ये है वायु कोश। वायु कोश, वायु कोश वो होते हैं जो पौधे के अंदर खाली जगह रहती है जहां पे वायु भरी रहती है, उसको वायु कोश कहते हैं। वहां पे कोई कोशिका नहीं होती, सिर्फ वायु भरी रहती है, तो उसको हम वायु कोश कहते हैं, ठीक है, पौधों के अंदर। तो वायु कोश के अंदर क्या हो जाएगी, ये जो रंध्र के द्वारा CO2 वायु कोश के अंदर आ जाएगी और यहाँ पे भर जाएगी। इसके बाद में विसरण के द्वारा क्या होगा, ये आगे की तरफ चली जाएगी, ठीक है, आगे आगे तरफ इस तरह से आगे आगे चलती जाएगी, ठीक है। वायु कोश से एक कोशिका से एक वायु कोश से दूसरी वायु कोश के अंदर चलती जाएगी विसरण के। विसरण क्या होता है अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूं। विसरण जो है अपनी अधिक सांद्रता से
सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या है, विसरण कहलाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा हो जाएगी, इसकी सांद्रता बढ़ जाएगी, तो ये क्या है, आगे की तरफ चली जाएगी जहां पे ये कम है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे चली जाएगी, तो ये क्या है, आगे आगे तरफ चलती जाएगी। तो आगे आगे जैसे जैसे हर वायु कोश के अंदर जाएगी, तो क्या है, ये जो कोशिकाएं हैं, हर एक कोशिका को क्या है, ये उपलब्ध हो जाएगी, और कोशिकाएं क्या है, इसको अपनी अंदर की तरफ लेके और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या है, प्रकाश संश्लेषण कर लेती है, प्रकाश संश्लेषण करती है। प्रकाश संश्लेषण करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हो गया। अब क्या करेंगी ये कोशिकाएं जो है, यहां से, एक मिनट इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण करने के बाद क्या है, ये कोशिकाएं जो है वापस क्या करेंगी, यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर की तरफ छोड़ देंगी। ठीक है, ऑक्सीजन बाहर की तरफ छोड़ देंगी, और ये ऑक्सीजन छोड़ने के है, यहाँ पे फिर जैसे जैसे ये सांद्रता बढ़ेगी, है ना, तो ये क्या है, आगे की तरफ चलती जाएगी, और फिर यहाँ पे आगे जैसे ऑक्सीजन, है ना, और ऐसे करते करते ये क्या है, ये स्टोमेटा के द्वारा क्या है, बाहर की तरफ निकल जाएगी। ये वातावरण के अंदर, वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन छोड़ दी जाएगी बाहर की तरफ। अब क्या होता है, श्वसन में क्या होगा, श्वसन देखो, प्रकाश संश्लेषण कोशिकाएं करती हैं और श्वसन भी कोशिकाएं ही करती है। तो क्या होगा, श्वसन के अंदर क्या है, ये जो ऑक्सीजन इसके अंदर वायु कोश के अंदर छोड़ी जाएंगी, इन्हीं ऑक्सीजन को क्या है, ये कोशिकाएं वापस लेके अपने लिए श्वसन का काम करेगी, और श्वसन का ऑक्सीजन को श्वसन का काम करेंगी, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देंगी। और इसको तुरंत बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण में इस्तेमाल कर लिया जाएगा, क्योंकि श्वसन के अंदर जो ऑक्सीजन है यूज जो होती है ना, ऑक्सीजन जो श्वसन के अंदर ऑक्सीजन जो यूज होगी, वो प्रकाश संश्लेषण से 10 गुना कम होती है। ठीक है, 10 गुना कम होती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा दिन में हमेशा बढ़ेगी और बढ़ेगी, और ये क्या है, बाहर की तरफ निकाल दी जाएगी। लेकिन रात में क्या होता है, रात में प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, बंद हो जाएगा, और सिर्फ श्वसन ही होगा। श्वसन दिन रात चलता रहता है, प्रकाश संश्लेषण जो है सिर्फ दिन में ही चलेगा। तो जब श्वसन रात में चलेगा, तो इन जो वायु कोशों के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन जो बच गई थी, उसी उसी का इस्तेमाल करके ये रात को श्वसन करेंगे। ठीक है, ये रात को श्वसन करेंगे, तो इस तरह से इनके अंदर गैसों का विनिमय होता है और आगे श्वसन किया जाता है। तो ये था पादपों के अंदर श्वसन और गैस विनिमय। आगे बात करते हैं जंतुओं में श्वसन। तो हर एक जंतु के अंदर क्या होता है, श्वसन अलग अलग तरह से होता है, और अलग अलग ही उनके अंदर, जंतुओं के अंदर अंग होते हैं श्वसन के लिए। अलग अलग जंतुओं में अलग अलग तरह से श्वसन होगा, और अलग अलग तरह के ही उनके अंदर अंग होते हैं। जैसा कि जलीय जो जंतु होते हैं, जैसे कि मछली है, उनके अंदर श्वसन के लिए गिल्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको ये एक दरार सी दिख रही होगी मछली के अंदर, तो इस दरार के अंदर क्या होते हैं, मछली में गिल्स होते हैं, उन्हीं के द्वारा मछली श्वसन करती है। ये मछली जो है आपको नीचे की तरफ से दिखाई गई है, तो इसके अंदर ये जो दिख रहे हैं आपको पत्तियां सी, ये इसके क्या है, ये गिल्स है, ये गिल्स है, इन्हीं के द्वारा मछली अपना श्वसन करती है। जब ये मछलियां जो है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है श्वसन के लिए। पानी में घुली ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है श्वसन के लिए। जब ये अपने गिल्स से क्या है, पानी को निकालती हैं, तो क्या होगा, जब पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई है, वो क्या होगी, ये इसके अंदर जो रुधिर वाहिनियां होती हैं, उसमें ऑक्सीजन चली जाती हैं, और पूरे शरीर में ऑक्सीजन का वितरण कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मछलियों में श्वसन किया जाता है। मछलियों में क्योंकि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो काफी कम मात्रा में होती है। जैसे वायुमंडल के अंदर तो हमें पता है 21% ऑक्सीजन है ना, लेकिन पानी के अंदर क्या है, काफी कम होती है ऑक्सीजन इसके मुकाबले। इसीलिए क्या है, मछलियों में जो है श्वसन जो है बहुत तेज गति से होता है। ठीक है, जलीय जंतुओं में श्वसन अधिक तेज गति से होता है। ये बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। जलीय जंतुओं में श्वसन द्रुत गति से, द्रुत मतलब तेज,
ठीक है। तो द्रुत गति से क्यों होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि ये पानी में घुली ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और पानी में जो ऑक्सीजन है वो वायुमंडल के मुकाबले काफी कम मात्रा में होती है, इसलिए इनको जल्दी जल्दी श्वसन करना पड़ता है। ठीक है। तो जलीय जंतुओं में जो ऑक्सीजन श्वसन होता है वो द्रुत गति से होता है। ठीक है। इसी तरह अलग अलग जंतुओं में अलग अलग तरह से श्वसन होता है। जैसे केंचुआ जो है उसके अंदर क्या है, त्वचा से श्वसन होता है। ठीक है। त्वचा से श्वसन होता है। आगे बात करते हैं मानव में श्वसन। मानव में श्वसन जो है वो फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। जैसा कि लगभग सभी जो जानवर, बड़े जानवर है, उनके अंदर श्वसन जो होता है वो फेफड़ों के द्वारा ही होता है। ठीक है। तो मानव में भी उन्हीं की तरह फेफड़ों के द्वारा श्वसन किया जाता है। तो हमारे अंदर क्या है, दो फेफड़ों की होते हैं। ठीक है। एक दायां फेफड़ा और एक बायां फेफड़ा। फेफड़ों को फुफ्फुस भी कह देते हैं। तो श्वसन अब किस तरह से पूरी प्रक्रिया होती है उसको जानते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारे नासा द्वार है, जो नाक के छिद्र होते हैं, नासा द्वार, नासा द्वार के द्वारा क्या है, वायु को अंदर खींचा जाएगा। नासा द्वार के द्वारा जब वायु को अंदर खींचा जाएगा तो ये नासा द्वार के बाद ये क्या होगी, ये वायु नासा गुहा के अंदर चली जाती है। ठीक है। नासा गुहा के अंदर चली जाती है, जो नाक के पीछे होती है गुहा। यहाँ पे क्या होता है, नासा गुहा के अंदर क्या है, बहुत ही छोटे छोटे बाल होते हैं, रोम होते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे श्लेष्मा क्या हो, स्रावित की जाती है। बालों से क्या होगा, जो वायु के अंदर जो मिट्टी, धूल, जीवाणु जो होंगे वो क्या होंगे, वो उसके अंदर ही फंस जाएंगे और वो आगे फेफड़ों के अंदर नहीं जा पाएंगे। और श्लेष्मा से क्या होगा, वायु के अंदर नमी बन जाएगी। जो ज्यादा अगर शुष्क वायु होगी वो हमारे फेफड़ों को क्या कर सकती है, खराब कर सकती है। इसीलिए वायु को थोड़ा नम करने के लिए यहाँ पे श्लेष्मा होती है। इसके अलावा श्लेष्मा में भी कुछ काफी जीवाणु जो है उसके अंदर ही चिपक जाते हैं, जिससे जीवाणु हमारे फेफड़ों में जाने से रुकते हैं। ठीक है। तो नासा गुहा के अंदर ये काम होता है, जो वायु को शुद्ध किया जाता है। इसके बाद में वायु यहाँ पे जो है हमारे कंठ होते हैं, जो वायु कंठ के अंदर आ जाती है। कंठ से क्या है, कंठ के अंदर जो वायु है, कंठ के बाद में जो वायु आगे श्वास नली के अंदर जाती है। ठीक है। हमारे अंदर जो है कंठ और फेफड़ों से एक के बीच में एक श्वास नली होती है। श्वास नली में जाती है वायु में। श्वास नली जो है, श्वास नली के अंदर उपास्थि के छल्ले होते हैं, जैसा कि आप ये दिख रहे हैं आपको, ये उपास्थियों के छल्ले होते हैं। इनसे इनका फायदा ये होता है कि जो हमारी श्वास नली है वो पिचकती नहीं है ना। अगर मान लो हम सोए हैं कहीं, कुछ कोई लेटे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो अगर कहीं श्वास नली पिचक गई तो क्या होगा, सांस बंद हो जाएगा, आदमी क्या मर जाएगा, है ना। तो ये श्वास नली किसी भी कंडीशन में पिचके ना, इसीलिए इनके अंदर ये उपास्थियों के छल्ले होते हैं। ये उपास्थियों के छल्ले श्वास नली को हर वक्त खुला रखने का काम करते हैं, किसी भी कहीं कभी भी ये श्वास नली पिचके ना, और हमारी श्वास की जो प्रक्रिया है वो 24 घंटे चलती रहे। ठीक है। तो इसके अंदर ये होते हैं। इसके बाद श्वास नली की आगे जाके दो भागों में बट जाती है। ये दो भागों में बंटने के बाद इसको हम कहते हैं श्वसनी। ठीक है। श्वसनी, श्वसनी आगे जाके और ज्यादा अधिक भागों में बट जाती है, और इन आगे जो श्वसनी के बाद में जो भाग बटते हैं उनको हम कहते हैं श्वसनिका। श्वसनिका आगे जाके और छोटे छोटे भाग, कुछ छोटे छोटे भागों में बट जाती है, और उनको कहते हैं हम श्वसन, श्वसनिका, श्वसन, श्वसनिका। ठीक है। श्वसन श्वसनिका जो है आगे बिल्कुल लास्ट में जो क्या बनाती है, वायु कूपिका बनाती है। ठीक है। ये देखो, ये जो आपको गोल गोल संरचनाएं दिख रही हैं, ये क्या है, ये वायु कूपिकाएं हैं। ठीक है। तो ये लास्ट में जाके क्या है, वायु कूपिका बनाती है। ठीक है। इन्हीं वायु कूपिकाओं के द्वारा ही क्या होगा, हमारे श्वास का जो हमारी श्वास में जो वायु ली थी उनका, वायु का, गैसों का आदान प्रदान होगा। ठीक है। अभी आपको एक इसका चित्र दिखाते हैं।
ये देखो, ये वायु कूपिका का एक चित्र है। तो वायु कूपिका के अंदर क्या है, बहुत ही एक पतली क्या होती है, एक झिल्ली होती है, और इन झिल्ली के ऊपर क्या है, बहुत सारी रक्त की जो वाहिनियां इसके ऊपर लिपटी होती है। इन रक्त वाहिनियों से क्या है, हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। ये रक्त वाहिनियां जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनके वायु कुपिकाओं के अंदर छोड़ देती है, और वायु कुपिकाओं से जो ऑक्सीजन है वो अपने साथ में मिला लेती है रक्त के साथ में, और रक्त फिर आगे ले जाकर एक एक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे अंदर गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, एक हम इसको क्रम में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन जो है वो नासा द्वार से नासा गुहा के अंदर ले जाई जाएगी। नासा गुहा से ये क्या होगी, ये आगे कंठ में जाएगी। कंठ के बाद में ये श्वास नली के अंदर जाती है। इसके पश्चात ये श्वसनियों के अंदर जाती है, जो आगे दो पड़ती है श्वास नली के अंदर। श्वास नली के बाद तो ये श्वसनियों के अंदर जाती है। श्वसनी के बाद में ये श्वसनिका के अंदर जाती है। जो श्वसनी के बाद में जो आगे इसकी शाखाएं होती हैं उनको श्वसनिकाएं कहते हैं, श्वसनिका के अंदर जाती है। श्वसनिका के बाद में ये श्वसन श्वसनिकाओं के अंदर जाती है। श्वसन श्वसनिकाओं के अंदर जाती है, और श्वसन श्वसनिकाओं के बाद में ये वायु कूपिका के अंदर जाती है। वायु कूपिका के बाद ये क्या होता है, इन यहाँ पे ऑक्सीजन जाने के बाद ये रक्त में छोड़ दी जाती है, रक्त के साथ में मिला दी जाती है। ठीक है, अब इससे बिल्कुल अपोजिट जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें चक्कर चलता है, और ये रक्त से क्या होगी, रक्त से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो वायु कूपिका के अंदर ले जाई जाएगी। वायु कूपिका के बाद में श्वसन श्वसनिका के अंदर छोड़ी जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। फिर श्वसनिका श्वसन श्वसनिका से ये श्वसनिका के अंदर, श्वसनिका से ये श्वसनी के अंदर, और श्वसनी से ये श्वास नली के अंदर, श्वास नली से ये कंठ, कंठ से नासा गुहा, और बाद में नासा द्वार के होते हुए ये बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसमें देख लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या हुआ, वायु कूपिका हुई, वायु कूपिका के अंदर वायु कूपिका से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आई, और यहाँ से इसके अंदर श्वसन श्वसनिका के अंदर चली गई। श्वसन श्वसनिका के बाद में ये श्वसनिका के अंदर चली गई। श्वसनिका के बाद में ये श्वसनी के अंदर चली गई, और श्वसनी के बाद में ये श्वास नली के अंदर चली गई। ठीक है, श्वास नली के बाद में ये कंठ में आई, कंठ से होते हुए नासा गुहा से होते हुए ये नासा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दी गई। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया चलती है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि फिर रक्त से आगे एक एक कोशिका में ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है। ठीक है, तो हमारे रक्त के अंदर क्या है, एक वर्णक होता है जिसका वर्णक का नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन के द्वारा क्या है, ऑक्सीजन को अपने साथ में जोड़ दिया जाता है, और ऑक्सीजन को साथ में जोड़ के इसको रक्त के साथ में हर एक हमारे शरीर के हर एक भाग तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन वर्णक के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, वहां से क्या होगा, जब ऑक्सीजन को तो वहां पे कोशिका के अंदर जैसे छोड़ दिया जाएगा, वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी उसको क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अधिक घुलनशील होती है, तो वो रक्त की जो श्लेष्मा होती है, रक्त की जो श्लेष्मा होगी उसके साथ में घुलित अवस्था के अंदर क्या है, फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है, और फेफड़ों के बाद में वो बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। तो इसी तरह हमारे अंदर क्या है, ये पूरी प्रक्रिया चलती है। तो ऑक्सीजन जब कोशिका के अंदर चली जाएगी तो वहां पे क्या है, ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज का विखंडन कर दिया जाएगा और ऊर्जा मुक्त की जाएगी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को अभी बताया आपको किस तरह से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया मानव के अंदर चलती है श्वसन की। तो इस तरह से मानव के अंदर ये पूरी श्वसन होता है। ठीक है, तो यही आज का हमारा जो टॉपिक था, जो श्वसन
उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। ओके, थैंक यू।